तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को अच्छे से पता है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और आज आप लोग को मैं बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। बायोलॉजी का चैप्टर 1 चैप्टर 2 है ना, उसका क्वेश्चन आंसर के साथ वीडियो डाला हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए। और आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है परिवहन। क्या नाम है जी? परिवहन, है ना। और परिवहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा जी? हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे होंगे ऐसा उम्मीद है, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो ध्यान से इसको देखना है और अच्छे से समझना है और वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, चलिए तो आइए इधर हम क्या पढ़ेंगे इसमें बताओ। क्लास 10th में आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी में चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का नाम है सर परिवहन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट। अब जैसा कि तू लोग सुन रहा है ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट तो तू लोग बहुत सुना होगा नाम की, बड़ी में ट्रांसपोर्ट रहता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है भैया? तो जब तुम लोग मान के चलो कि कहीं से सामान लाने जाते हो, तो कुछ सामान खरीदते हो तो उसको ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजते हो, तो ट्रांसपोर्ट वाला क्या करता है? उसको एक जगह से दूसरा जगह पर लेके चला जाता है। जाता नहीं जाता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल तू लोग क्या करता है, कभी कभी तू लोग कोई स्कॉर्पियो टेम्पू कहीं भी बैठता है, बस वगैरह बैठता है, तो बस क्या करता है, तुमको यहाँ से लेके जाता है पटना से मसूरी लाके छोड़ देता है। यानी पटना से आ गया मसौढ़ी, आ गया ना, और फिर मसौढ़ी से मन किया तो फिर चल गया पटना। तो ये क्या हो रहा है? यही परिवहन है। क्या है? ठीक उसी प्रकार से जीवों के शरीर में, जैसे जीवों बोले तो जीव में तो हम लोग भी आते हैं, मनुष्य भी आता है ना जी, फिर पेड़ पौधा भी आता है। इन लोगों के शरीर में भी क्या होता है? परिवहन होता है। क्या होता है? परिवहन होता है। जैसे हम लोग के शरीर में किसका परिवहन हो सकता है? तो हम लोग भैया ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे खून के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता कि नहीं पहुंचता है? तो हमारा ऑक्सीजन का परिवहन हुआ कि नहीं हुआ? फिर जब अंदर ऑक्सीजन गया तो बाहर CO2 भी निकलता है, फिर CO2 को बाहर ले आते हैं, तो फिर पहले ले गया ऑक्सीजन को और CO2 को लेके आ गया, तो उसका भी परिवहन हो गया। इस प्रकार हमारे शरीर में परिवहन होता है। हम लोग जो खाना पीना खाते हैं तो उसमें बहुत सारा पोषक तत्व होता है, जैसे प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, ये सब का परिवहन हमारे शरीर में होता है कि नहीं होता है? ये सब क्या होता है? सब मिल जाता है खून के अंदर, और खून के द्वारा ही पूरा शरीर में क्या होता रहता है? घूमते रहता है ना, तो उसका परिवहन होते रहता है। तो चलिए आइए हम सबसे पहले देखते हैं परिवहन। क्या देख रहे हैं? परिवहन। और परिवहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे जी? ट्रांसपोर्ट। तो सर परिवहन का क्या परिभाषा हो सकता है? तब परिवहन किसका करते हैं? उपयोगी पदार्थ का परिवहन होता है। जैसे हम शरीर में ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है ना, तभी तो हम ले रहे हैं। तो इसमें किसका लेंगे? उपयोगी पदार्थ का। क्या करेंगे? उपयोगी पदार्थ का। तो कहता है कि उपयोगी पदार्थों को उसके मूल स्रोत से हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, है ना। उसके मूल स्रोत से प्राप्त कर, है ना। उपयोगी पदार्थों को उसके मूल स्रोत से प्राप्त कर। मूल स्रोत से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। और प्राप्त करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जाएगा। शरीर के अंदर किसको मिलेगा? तो शरीर के अंदर जितना भी कोशिका है, यानी प्रत्येक कोशिका को मिलेगा, है ना। तब उपयोगी पदार्थ को मूल स्रोत से प्राप्त कर शरीर के प्रत्येक कोशिका, शरीर के जितना भी कोशिका है वहां तक हम क्या करते हैं? पहुंचाते हैं, है ना। शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा जब शरीर के अंदर हम प्रत्येक कोशिका तक उपयोगी पदार्थ को पहुंचा दिए, तो अंदर जाने के बाद ऐसा कोई चीज़ भी होता होगा शरीर के अंदर जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता होगा, अनुपयोगी होता होगा। जैसे हम ऑक्सीजन को अंदर लेके गए ना जी, तो शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दिए। अब अंदर जाने के बाद वो क्या करता है? अंदर जो है ग्लूकोज वगैरह होता है ना, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब होता है, एनर्जी जो होता है, साथ में वहाँ पर हमारा CO2 भी बनता है कि नहीं बनता है? तो CO2 को हमारे शरीर के लिए कोई काम है नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा? शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। यानी शरीर के लिए वो हानिकारक है ना, अनुपयोगी चीज़ है, तो उसको क्या करना है? बाहर निकालना है। तो वो CO2 को कहाँ खींच के लाता है? फेफड़ा तक लाता है, और फेफड़ा के माध्यम से फिर क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो क्या करेगा? तो हम क्या बोल रहे हैं कि उपयोगी पदार्थ का मूल स्रोत से प्राप्त कर शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, तथा अनुपयोगी पदार्थ क्या होगा?
तथा अनुपयोगी पदार्थ, या इसी को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हानिकारक पदार्थ, है ना। अनुपयोगी पदार्थ कहीं बोलते हैं हानिकारक, हाँ, हानिकारक पदार्थ। जो शरीर में हानिकारक पदार्थ है उसको क्या करेगा, उस अंग तक पहुंचाएगा, उस अंग तक पहुंचाएगा जिस अंग से वह शरीर से बाहर निकल जाए, है ना। तो हानिकारक पदार्थ को उस अंग तक पहुंचाता है, उस अंग तक पहुंचाता है जिस अंग से वह बोले तो कौन, अनुपयोगी पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, जिस अंग से वह शरीर के बाहर निकल जाए। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, हाँ, तो इसे क्या कहते हैं, हाँ, तो परिवहन कहलाता है, या परिवहन कहते हैं ना, तो परिवहन कहलाता है, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया नहीं बात कि परिवहन क्या होता है। परिवहन का मतलब होता है कि वो उपयोगी पदार्थ को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाएगा, और जो बेकार पदार्थ होगा, जो हानिकारक पदार्थ होगा, उसको शरीर के उस अंग तक पहुंचा देगा जहां से वो शरीर से बाहर निकल सके। जैसे हमारे शरीर में हम लोग पानी पीते हैं, पानी हमारे लिए बेनिफिट है, शरीर के अंदर जाता है, जहाँ तक नहीं जाता है, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचता ना। उसके बाद पानी से बहुत सारी चीज़ बनता है, जैसे मूत्र बन जाता है ना, जो हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो मूत्र को कहाँ जमा करता है, मूत्राशय में जमा करता है, तो उस अंग तक पहुँचाया ना, तो ये क्या कला है, परिवहन कला है। फिर शरीर से पसीना निकलता है, पसीना हमारे लिए कोई काम का है नहीं है, तो वो भी निकल रहा है, तो उसको भी श्वेत ग्रंथि तक पहुंचाता है। तो ये सब किसके द्वारा हो रहा है, परिवहन के द्वारा। ये सब की क्रिया क्या कहला रहा है, परिवहन कहला रहा है। अब हम देखते हैं कि सर जो परिवहन हमारा है, जो हमारा परिवहन है, ये परिवहन जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है, किस किस में होता है। तो देखो परिवहन तो भैया जीव में, यानी जीव बोले तो हम लोग, यानी जंतु में होता है। जीव बोले तो जंतु यानी जीवों में होता है, जीव जंतु में होता है परिवहन की क्रिया। और साथ में पेड़ पौधा में भी होता है। कहाँ होता है, पेड़ पौधा में भी होता है। और ये किस टाइप के कोशिका में होता है, तो ये एक कोशिकीय में भी होता है और बहुकोशिकीय में भी होता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि एक कोशिका पेड़ भी होता है और जंतु भी होता है, बहुकोशिका पेड़ भी होता है और जंतु भी होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो परिवहन होगा वो एक कोशिकीय जीव में हो सकता है। बोलो, एक कोशिकीय जीव में भी हो सकता है और साथ में भैया बहुकोशिकीय जीव में भी हो सकता है। बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बहुकोशिकीय जीवों में भी हो सकता है। अब आपको सर ये भी अच्छे से पता है कि जो एक कोशिकीय जो जीव होता है, ये भी एक कोशिकीय में कौन कौन आता है। तो देखो एक कोशिकीय में दो चीज आएगा। क्या आएगा सर, तो एक तो हमारा आ सकता है पेड़। बोलो बोलो, क्या पेड़ एक कोशिकीय होता है सर? बिल्कुल होता है। और साथ में जीव जंतु, यानी जो भी जीव है, जीव जो जीवित है ना, जो जानवर है वो भी आता है एक कोशिकीय, बहुत सारा है। तो बताइए कि जो पेड़ होता है और जो जीव होता है उसमें परिवहन होता है, जो एक कोशिकीय रहता है उसमें होता कि नहीं होता है? तो हाँ बिल्कुल होता है। अब एक कोशिकीय तू जानता है कि शरीर का निर्माण कैसे होता है? तो सर हम जानते हैं कि सबसे पहले कोशिका होता है, और कोशिका ढेर सारा मिलता है तो उत्तक बनाता है, और उत्तक ढेर सारा मिलता है तो अंग बनाता है, और अंग मिलता है तो अंग तंत्र बनाता है, और अंग तंत्र मिल करके शरीर का निर्माण कर देता है। इस तरीके से हमारा शरीर बनता है सर। तो वैसे शरीर जब बनता है तो उसके शरीर में बहुत सारा डेवलप्ड अंग होता है जो हर काम के लिए जिम्मेदार होता है, अलग अलग कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन ये तो एक कोशिकीय है। कौन कोशिकीय है? एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय है, पेड़ है, ये जीव है। तो एकरा में कहाँ से पता चलेगा? बढ़िया बढ़िया, एकरा में अंग होगा कि नहीं होगा? बोलो, एक कोशिकीय जीव में अंग होगा? कहाँ से होगा गधा बोक्का? एक कोशिकीय जीव है तो एगो कोशिकीय है, एगो कोशिकीय है, तो ओकरा में अंग कहाँ से हो जाएगा? अरे कोशिका मिलकर उत्तक बनाता है, अंग कहाँ से आ गया? अंग तो बड़ी दूर हो गया, समझ में आ रहा? तो इसमें अंग उंग नहीं होता है। जब अंग नहीं होता है तो वो शरीर के किसी भी भाग से क्या कर सकता है? भोजन ग्रहण कर सकता है, भोजन निकाल सकता है, यानी परिवहन का काम हो सकता है किसी भी अंग से। कोई अंगे नहीं ओकरा में फिक्स है। जैसे तुमने रुइया देखा, रुआ के पानी में डुबाओ तो रुआ कहता है कि हम ऐसे से खाली पन्ने ढुकाएंगे, जिसको डुबाते हैं तो कन्हू से ढुक जाता है। ढुकता है कि नहीं ढुकता है? ढुकता है ना। हाँ, या फिर रुआ निकालो फिर ऐसे चाँप दो तो थोड़ा सा पूछ के निकलता है कि हम ऐसे से निकलते हैं, जैसे निकलेंगे, जाने से जगह मिलेगा उन्हें से निकल जाएगा।
है ना। तो वो क्या होता है, तो उसी ये कोशिकीय जीव है। और यही क्रिया क्या कहलाता है, विसरण। क्या कहलाता है, अरे ये विसरण क्रिया के द्वारा ही परिवहन होता है। यानी एक कोशिकीय जीव में किस क्रिया के द्वारा परिवहन होता है, विसरण विधि के द्वारा। याद रहेगा, याद रहेगा सर। तो जैसे एक कोशिकीय जीव में कौन कौन थी, पेड़ पौधा कौन कौन है, पहले बताओ। तो तू लोग नाम सुना होगा युगलीना का, हाँ युगलीना। क्या होता है, युगलीना। युगलीना एक कोशिकीय पेड़ है, एक कोशिकीय, हाँ जो एक कोशिकीय पेड़ है वो युगलीना है। और साथ में एक होता है क्लाइडोमोनास, क्लाइडोमोनास, क्लाइडोमोनास ये वो भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है ना। फिर एक होता है शैवाल। तू लोग शैवाल देखा है, जेका तो ने पैरवा रखता है, हरियर का रहता है, पैरा पिछल जाता है, जेका काई बोलता है, वो क्या है, शैवाल है। तो ओकरा में तोरा अंग पता चलता है कि कन्ने ओकर नाक है, कन्ने मुंह है, कन्ने कान है, कुछ लगता है, नहीं लगता है, क्योंकि वो एक कोशिकीय है। कैसा है, एक कोशिकीय है। और ये कन्हू से भोजन बना लेता है, कन्हू से भोजन ग्रहण, हर जगह पे एकरा में खाना बनता है। क्योंकि हम जानते हैं कि सर शैवाल जो है खाना बनाता है। शैवाल खाना, क्या कवक खाना बनाता है, नहीं, कवक हवा खाना नहीं बनाता है, ठीक है, हाँ सड़ा गला खाता है, वो खाना वाना नहीं बनाता, ठीक है। इधर आओ। तो युगलीना, क्लाइडोमोनास, शैवाल, ये सब एक कोशिकीय पेड़ है। और एक कोशिकीय पेड़ में भी परिवहन होता है। आप पूछेगा कि बताओ सर एक कोशिकीय पेड़ में जो परिवहन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है, तो देखो हम इसी में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहीं पे लिख दे रहे हैं कि एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय कुछ भी हो, या तो पेड़ हो, क्या हो, या तो पेड़ हो या फिर क्या हो, जीव हो, है ना। तो किसके द्वारा होगा, हाँ विसरण विधि के द्वारा होगा। एक कोशिकीय जीव हो, यानी एक कोशिकीय जीवों में, कोशिकीय जीवों में, है ना, क्या होगा, विसरण, विसरण विधि द्वारा परिवहन होता है। याद रहेगा जी। तो एक कोशिकीय जीवों में जो होगा किसके द्वारा होगा, तो विसरण विधि के द्वारा होगा। तो इतना लंबा लिखते हैं, सीधे लिखते हैं कि परिवहन जो होगा इसमें वो किस विधि के द्वारा, तो विसरण विधि द्वारा, बस ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। अब हम एक कोशिकीय जीव की बात करें सर। एक कोशिकीय जीव आप लोगों ने देखा होगा, खूब अच्छे से देखा होगा, नाम भी सुना होगा, अमीबा। क्या होता है, कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम, क्या होता है, पैरामीशियम, कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। तो देखो अमीबा तो तुम लोग देखा होगा, जानता है कि अमीबा का आकार सर फिक्स नहीं होता है ना। और तुमको ये भी पता है कि सर ये भोजन कहीं से भी ग्रहण कर सकता है, जन्ने से मन करेगा उधर से ले लेगा, है ना। और जब भोजन खा लेगा तो कहीं से भी निकाल देगा, जिधर से मन करेगा उधर से निकालेगा, कोई फिक्स चीज़ जगह इसका नहीं है। यानी ये किसी भी अंग से ग्रहण कर रहा है और किसी भी अंग से निकाल रहा है, और जो उपयोगी चीज़ है उसको अंदर ले रहा है और हानिकारक चीज़ को बाहर निकाल रहा है, यही तो परिवहन कहलाता है। यदि इसमें भी जो परिवहन हो रहा है वो क्या हो रहा है, विसरण विधि के द्वारा न हो रहा है। समझ में आ रहा है बात को, है ना, ये कहीं से भी डूब जा रहा है, ठीक है। तो पैरामीशियम भी वही हाल है, इसका भी कोई जगह फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं से भी ग्रहण कर सकता है, कहीं से भी निकाल सकता है। तो याद रखेगा। तो पूछेगा बताओ एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिकीय जीवों में परिवहन किस विधि के द्वारा, विसरण विधि के द्वारा होता है। कोई दिक्कत है। अब हम बात करते हैं बहुकोशिकीय की। बहुकोशिकीय का मतलब बहु माने बहु माने बहुत, और कोशिकीय माने बहुत सारा कोशिका, जिसमें बहुत सारा कोशिका हो। तो बहुत सारा कोशिका मतलब वो जटिल है, क्या है, जटिल है। जैसे जटिल में क्या क्या आ सकता है सर, तो सर इसमें भी दोनों चीज़ आएगा। जटिल तो पेड़ पौधा भी होता है, क्या होता है, बड़ा बड़ा पेड़ पौधा देखा ना तू लोग, होता है। और जीव भी होता है, यानी जीव जंतु, जितना भी जीव जंतु है, हाथी, शेर, घोड़ा, बाघ, बंदर, बिल्ली, कुत्ता, आदमी, हम लोग, है ना, ये सब क्या है, सब जीव जंतु में आ रहे हैं। ये सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। कैसा जीव है, बहुकोशिकीय जीव है। और बहुकोशिकीय जीवों में कैसे कैसे परिवहन होता है, इसके बारे में तो हम लोग को पढ़ना है ना। यानी बहुकोशिकीय में तो हम लोग अभी देख, हम लोग यहाँ पर किसके बारे में, बहुकोशिकीय में बोले पेड़ पौधा और जीव जंतु। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम पढ़ेंगे पेड़ पौधा के बारे में। यानी हम देखेंगे कि पेड़ पौधा में परिवहन कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो देखो चलो अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं जी, पेड़ पौधा के बारे में। यानी पेड़ पौधा में जो पदार्थ होता है, पेड़ पौधा में जो पदार्थ होता है उसका परिवहन कैसे होता है। पेड़ पौधा में परिवहन, पेड़ पौधा में परिवहन, या इसे बोल सकते हैं पेड़ पौधा में पदार्थों का परिवहन, पेड़ पौधा में पदार्थों का परिवहन। तो देखो पेड़ पौधा में पदार्थों का परिवहन कैसे होगा, ध्यान से सुन। तो पेड़ पौधा में पदार्थों का परिवहन करवाने के लिए उसमें
एक उत्तक जिम्मेदार होता है जिसका नाम होता है संवहन उत्तक। क्या बोलते हैं उसको? संवहन उत्तक है क्या? तो लोग को 9th में पढ़ाए होंगे हम, 9th में पढ़ना ही है। तो लोग बायोलॉजी में एक चैप्टर है उत्तक, जो सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है। और बायोलॉजी का सबसे खतरनाक चैप्टर भी उसी को मानते हैं, उत्तक को ही, ठीक है ना। तो उसमें तो लोग पढ़ा होगा कि हम बताए थे संवहन उत्तक, जो दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाता है। और संवहन उत्तक में 2 उत्तक आते हैं, एक आते हैं जाइलम और एक आते हैं फ्लोएम। जाइलम जो है जल का संवहन करवाता है, और फ्लोएम जो है खाना पीने का, भोज्य पदार्थ का, खाद्य पदार्थ का परिवहन करवाता है। और पेड़ पौधा में और परिवहन कौची का होगा? यही ना होगा। अरे खाना और पानी के लिए परिवहन हो सकता है, ठीक है। तो संवहन उत्तक का क्या काम है? तो संवहन उत्तक बेसिकली क्या करता है? तो कहते हैं कि पेड़ पौधा जिस उत्तक के द्वारा जल, खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, उसे क्या कहते हैं? संवहन उत्तक कहते हैं। क्या बोले सर? हम बोले कि पेड़ पौधा जिस उत्तक के द्वारा पेड़ पौधा जिस उत्तक के द्वारा क्या बोल रहे हैं? जल है ना, कौमा खनिज लवण एवं कौन सा पदार्थ? खाद्य पदार्थ मतलब भोजन, खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है, उसे क्या कहते हैं जी? उसे संवहन उत्तक कहते हैं। तो समझ में आया कुछ कि पेड़ पौधा में जो जल एवं खनिज लवण को जो संवहन कराएगा वो क्या कहलाएगा? संवहन उत्तक कहलाएगा, है ना। और जो खाना का करवाएगा वो क्या कहलाएगा? अब तो नहीं बोलेगा सर जल तो समझ में आ रहा है, खनिज लवण क्या होता है। तो बात को समझना। तू लोग कभी खेती करते देखा किसी को? तो खेत में तो पानी डालता ही है, और अंदर ज़मीन के अंदर पानी होता भी है, आपको अच्छे से पता है। और साथ में पानी के अंदर पानी तो होता ही है मिट्टी में, साथ में बहुत सारा पोषक तत्व होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब होता है ना। और बहुत सारे किसान लोग अपना खेत में खाद वगैरह डालता है, यूरिया वगैरह डालता है ना, हाँ, DPT सब वगैरह डालता है। तो डालता है तो तुम जो जिसे मान लो कुछ डाला तो अंदर पानी है रहता है ना, तो पनिया में वो घुल ना जाता है, जाकर के क्या होता है? घुल जाता है। ऐसा थोड़ा कि ठोस रूप में रहता है, तो पानी के अंदर क्या हो गया? घुल गया। क्या हो गया? घुल गया। और हम जानते हैं कि जो जाइलम है वो क्या करता है? जड़ से पानी, मिट्टी में जो जड़ घुसा हुआ है, उस जड़ के द्वारा मिट्टी में जो भी पानी है और पानी में घुल खनिज लवण, जैसे क्या नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह बता रहे हैं सब, वो सब पानी में ना घुल गया, तो वो पानी को खींचेगा। तो पानी को जब खींचेगा जड़, तो साथ में खनिज लवण भी उसमें घुला हुआ है, तो खनिज लवण भी आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो जाइलम है वह जल और खनिज लवण दोनों का संवहन करता है। विदाउट क्लियर। अब ये कहाँ पहुंचा के लेके जाएगा सर? ये पहुंचा के ले जाएगा, कहाँ लेके जाएगा? पेड़ पौधा के किस अंग में लेके जाएगा? तब पत्ती में। कहाँ लेके जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि खाना कहाँ बनता है? खाना कहाँ बनता है जी? हाँ, खाना बनता है पत्ती में। अब मान लो ये पेड़ था, ठीक है, आई है जड़, ठीक है ना, क्या है? जड़, हाँ जड़ है। अब यहाँ से पानी जो है खींच के ले जा रहा है, कौन? जाइलम यहाँ से पानी खींच के लेके जा रहा है। आई जहाँ खाना बन किचन में लेके जाती ना, तो यहाँ जाकर पानी दे दिया। क्या कर दिया? अब पेड़ पौधा को जैसी पत्ती को पानी मिला तो सूर्य के प्रकाश में खाना बनाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अभी खाना बनाना शुरू किया तो खाना बन गया। खाना बन गया। खाना बना कि नहीं बना? बन गया। तो खाना बना तो खाना ही बना के क्या करेगा? सबको बांटेगा कि अपने रखेगा? बांटेगा। तो खाना मान ली पत्ती में बना, तो खाना मान लो तो तना भी है तो इसको भी खाना खिलाएगा ही। नीचे जड़ भी बेचारा भूखा पड़ा हुआ है, इसको भी खाना चाहिए। तब पत्ती क्या करेगा? अब कुछ ऊपर में भी तना होगा ना, तब पत्ती मान लो यहाँ पर खाना बनाते ही ऊपर भी लेके जा रहा है खाना, और खाना को नीचे जड़ में भी लेके आ रहा है। यानी कि जो फ्लोएम है वो दोनों दिशा में काम कर रहा है, ऊपर भी लेके जा रहा है, नीचे भी लेके जा रहा है। लेकिन जाइलम क्या कर रहा था? ये खाली पानी नीचे से ऊपर लेके जा रहा है और खाली पत्ती तक पहुँचा के छोड़ दे रहा है। कि नीचे भी ला रहा है? फिर नहीं ना ला रहा है। तो जाइलम जो है खाली ऊपर से नीचे से ऊपर लेके जाता है, यानी एक दिशा में काम करता है। जाइलम के दिशा में काम करता है और फ्लोएम के दिशा में काम कर रहा है, दोनों दिशा में, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये डाउट क्लियर? तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम फ्लोएम, थोड़ा सा हम आगे बता दिए हैं यहाँ तक। अब हम बात करेंगे सर संवहन उत्तक के बारे में। किसके बारे में?
कि जो हम संवहन उत्तक का नाम लिए हैं अभी, एक ये प्रकार का होता है। 2 प्रकार का संवहन उत्तक कौन कौन है? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन है? एक है हमारा जाइलम, क्या है? जाइलम। और दूसरा हमारा है फ्लोएम। कौन सा है? फ्लोएम। कौन सा है? फ्लोएम। अब बात करते हैं कि सर जो जाइलम है ये क्या करता है। तो अभी तुमको जाइलम के हम कार्य बताएं। कार्य बताए कि नहीं बताएं? जाइलम का क्या कार्य बता? पानी, जल। तो ये सर जल एवं खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण का क्या करवाता है? परिवहन करता है। क्या करता है? जाइलम जो है जल और खनिज लवण का क्या करता है? परिवहन करता है। हम ऊपर ही बता चुके हैं, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और सर जाइलम क्या कर सकता है? जाइलम के अंदर जो उत्तक होता है वो जीवित होता है कि मृत होता है? तो जाइलम के अंदर जो उत्तक होता है वो मृत होता है। कैसा होता है? मृत होता है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना। कैसा होता है? मृत होता है। अब मान लो कभी कंफ्यूजन हो गया, भूल गया जाइलम और फ्लोएम में कि सर कौन जीवित है कौन मृत है, तो याद रखना ज से जाइलम और ज से, या ये भी भूल गया अगर तू लोग कि सर जाइलम किसका संवहन करवाता है? खनिज का कि खाद का? तो ज से जाइलम, ज से सिंपल सी बात है, याद हो गया। ज से जाइलम, ज से जल। और जल किसको किसको चाहिए? तो सर हम जानते हैं कि जल का यूज़ तो मरा हुआ भी चीज़ कर लेता है। जैसे मान लो हमारे पास बाइक है तो उसको भी पानी चाहिए, उसको साफ करने के लिए, धोने के लिए नहीं चाहिए। घर गंदा हो गया, कपड़ा गंदा हो गया, तो सब निर्जीव है, मरा हुआ है, तो उसको भी पानी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम सीधे ये भी समझ सकते हैं कि सर जल जो है, जल तो निर्जीवों के यूज में आता है। तो ज से जाइलम, ज से जल, तो जल भी हो गया निर्जीव। क्या हो गया? तो इसका जो उत्तक होगा ये कैसा होगा? मृत। कैसा होगा? यानी निर्जीव। कैसा रहेगा? यानी इसका जो उत्तक होता है, जाइलम का जो उत्तक होता है वो कैसा होता है? निर्जीव होता है। कैसा होता है? निर्जीव होता है। अब एकरा में जो हम बता रहे थे कि जो जाइलम में जो जल होता है, जो खनिज लवण होता है, इसका परिवहन किधर से किधर होता है बताओ? जाइलम क्या है? हाँ, जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण का परिवहन नीचे से ऊपर, नीचे से, हाँ नीचे से ऊपर की दिशा में होता है। होता ही नहीं होता है? नीचे से ऊपर। और ये हमेशा होता है कि कभी कभी? दिशा में हमेशा लिख दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। हमेशा होता है, यानी हमेशा होता है, ऐसा नहीं कभी कभी, हमेशा। जब ये नीचे से ऊपर की दिशा में जा रहा है तो हम कह सकते हैं ना कि एक ही दिशा में है। तो बोल सकते हैं कि सर जाइलम जो है ना वो कैसा, जाइलम का जो कार्य है वो एक दिशिक होता है। कैसा होता है? एक दिशिक। एक दिशिक का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक ही दिशा में कार्य करेगा। क्या करेगा? वो सिर्फ एक ही दिशा में कार्य करेगा। कौन? जाइलम। कौन करेगा? जाइलम। तो जाइलम का डाउट क्लियर। अभी बात करेंगे हम फ्लोएम का। किसका बात कर रहे हैं? तो देखो फ्लोएम के बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं। तब फ्लोएम का सबसे पहले कार्य देखो, फ्लोएम का क्या कार्य है बताओ। तो अभी बता रहे हैं कि फ्लोएम का कार्य सर खाद्य पदार्थ का परिवहन करवाना। किसका पदार्थ करवाना? खाद्य पदार्थ के भोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी ये क्या करता है सर? भोजन, या इसको बोल सकते हैं कि सर ये खाद्य पदार्थ का क्या करता है? यानी भोजन या खाद्य पदार्थ का क्या करता है फ्लोएम? परिवहन करवाता है। क्या करवाता है बच्चा जी? परिवहन करवाता है। अब इसका उत्तक सर कैसा होता है? सजीव होता है कि निर्जीव होता है? अब तो ये भी बात आ गया है ना रे। जाइलम का तो देख लिया कैसा होता है? मृत होता है, निर्जीव होता है, क्योंकि जल जो है निर्जीवों को भी जरूरत पड़ता है। अब आता देख फ्लोएम। तब फ से फ्लोएम, फ से फल, फ से फ्लोएम, फ से। अब फ एक क्या है? फल क्या है? एक प्रकार का खाना है, यानी भोजन है, खाद्य पदार्थ है। तो खाद्य पदार्थ यानी भोजन किसको चाहिए? निर्जीव को कि जीवित को? तो कॉमन सेंस। बस आपको हम एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, जैसे इसलिए बता रहे हैं कि मान लीजिए कभी भूल गए, एग्जाम में कन्फ्यूजन हो गया, तो मेरी बात शायद आपको याद रहे कि सर ने बताया था कि फ से फल भी होता है और फ से फ्लोएम होता है, और फल एक प्रकार का भोजन है। और भोजन कौन करता है? जिंदा कि मरल? तो ये जिंदा रहते कि मरल है बताओ? यानी जीवित। कैसा है? यानी इसका उत्तक कैसा है? जीवित उत्तक है। जीवित उत्तक है। कैसा लगा ट्रिक? मस्त लगा ना? हाँ, तो मस्त लगेगा। तो मस्त लगने से खाली काम नहीं चलेगा, पढ़ना है जी। हाँ, मस्त लगने से काम नहीं चलता हो, ठीक ना। हाँ, अब यहाँ देख, तो ये तो जीवित और निर्जीव के फैसला तो कर दिए, ट्रिक के साथ बता दिए। अब बात आता है कि सर ये जो
फ्लोएम तक है, जो फ्लोएम है ये भोजन का परिवहन कैसे कैसे करता है ना, भोजन का परिवहन कैसे कैसे करता है। तो सर ये दोनों दिशा में करता है, पहले तो ऊपर से नीचे लेके आता है और नीचे से ऊपर भी लेके जाता है, यानी द्विदिशिक होता है। कैसा होता है? तो डायरेक्ट लिख दो द्विदिशिक, की लिखना पड़ेगा हमको ये वाला चीज। आए देख, तो भोजन का परिवहन ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे एवं नीचे से ऊपर दोनों दिशा में करता है। इसलिए हम जब दोनों दिशा में करता है तो इसको क्या बोलेंगे कि इसका कैसा कार्य है? तो द्विदिशिक। कैसा है? द्वि माने दो, आदिशिक नीचे दिख रहा है क्या? द्विदिशिक। इसका कैसा कार्य है? अच्छा लास्ट में थोड़ा सा हम दिखा देंगे कैसा कार्य है इसका। द्विदिशिक कार्य है। कैसा कार्य है? द्विदिशिक कार्य है। यहाँ तक कोई दिक्कत तू लोग को, तो परेशानी तो बोलो नहीं ना। तो एक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाष्पोत्सर्जन। किसके बारे में पढ़ेंगे? बाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक काम करो, इसको उतारो, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बताते हैं बाष्पोत्सर्जन के बारे में। और आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए आप लोग को नहीं दिख रहा, दिखा देते हैं एक सेकंड। अब चलिए दिख गया होगा आप लोग को, लिख लीजिए। चलो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में जी? बाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बाष्पोत्सर्जन, जिसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। इसमें क्या होता है सर? तो देखो इसमें क्या होता है बताते हैं। मान लो ये है हमारा पेड़ है, क्या है? ठीक है, पेड़ है। नीचे जड़ होता है, आपको पता है अच्छे से। इस पेड़ में बहुत सारा पत्ती वगैरह होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, बहुत सारा पत्ती वगैरह भी होता है। ठीक है जी, हाँ पत्ती होता है ना, इस तरीके से पत्ती होता है। तो पत्ती सबसे बाहरी भाग होता है ना, किसी भी पेड़ पौधा में देखो पत्ती सबसे बाहरी भाग है कि नहीं है? उसी को बोलते हैं वायवीय भाग। बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वायवीय भाग। और बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है सर? तो पानी जो है ना बाष्प बन के उड़ जाता है, बाष्प बन के निकल जाता है। इधर जान दो, देखता है इधर, रखो इधर, गधा कहीं का, इधर आओ। तो वायवीय भाग है ना। तो बाष्पोत्सर्जन, इधर ध्यान दो। तो बाष्पोत्सर्जन में पानी निकलता है। तो पौधा के किस भाग से निकलता है सर? किस अंग से निकलता है सर? तो पत्ती से। कहाँ से? पत्ती से। पत्ती में भी कहाँ से सर? तो पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रंध्र या स्टोमाटा। रंध्र या, तो यहीं से जो है पानी बाष्प बन के क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो हम कह सकते हैं, तो इसी बाहरी भाग को हम वायवीय भाग कह रहे हैं, है ना। यानी कह सकते हैं कि पेड़ पौधा द्वारा वायवीय भागों से जल का बाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? बाष्पोत्सर्जन कहलाता है ना। कुछ कर रही है रे? बहुत मार मारेंगे, देख लेना। पेड़ पौधा द्वारा वायवीय भागों से, वायवीय भाग बोले तो बाहर वाला जो भाग, जैसे पत्ती जो हो गया है ना, पेड़ पौधा द्वारा वायवीय भागों से, है ना, वायवीय भागों से क्या निकलता है? तो जल का हाँ बाष्प के रूप में, जल का बाष्प के रूप में बाहर निकलना, हाँ रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होता है आपको दिखाएं। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि सर ये बताओ कि कोई भी जैसे पेड़ है, वो कितना पानी बाहर निकाल देता है और कितना पानी यूज कर लेता है। बात को समझ में आ रहा है? कितना पानी बाहर निकालता है और कितना पानी यूज करता है। तो आपको ये तो बता ही चुके हैं कि पानी जो है जड़ के माध्यम से ऊपर जाता है, पता है। तो जाता है तो क्या वो सारे पानी को यूज करता है? यहाँ पहुँचा तो सारा पानी यूज होता है कि कुछ ही मात्रा में यूज होता है, बाकी का क्या होता है? तो मान लेते हैं कि अगर कोई पेड़ है और अगर वो 100 लीटर पानी ग्रहण किया,
कितना लीटर ग्रहण किया? 100 लीटर। कोई पेड़ है जो कितना पानी ग्रहण कर लिया है? 100 लीटर। यानी याद रखो, अगर कोई भी पेड़ 100 लीटर मतलब 100% है, कितना परसेंट है? तो 100% में ये 10% ही जो पानी है क्या करता है? यूज करता है। ओनली 10%, और बाकी का जो 90% होता है वो बाहर निकल जाता है वाष्प के रूप में। किसके रूप में? बात के रूप में। तो हम यहाँ 100 लीटर अगर ये पानी लिया है, 100 लीटर पानी लिया है, तो ये यूज कितना करेगा? 10 से 20। हाँ 10, अरे 100 लीटर का 10% कितना होगा? 10 है ना होगा। तो 10 लीटर पानी क्या करेगा? 10 लीटर ही यूज करेगा। क्या करेगा? यूज करेगा। बाकी बचा कितना? 90 लीटर। तो 90 लीटर का 90 लीटर पानी जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो पानी पानी का क्या हो जाएगा? बाष्प उत्सर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी 90 लीटर का क्या हो जाता है? बाष्प उत्सर्जन हो जाता है। बाष्प उत्सर्जन हो जाता है। कोई दिक्कत? यानी 100 लीटर में वह 10 ही लीटर जो है यूज करता है, और बाकी पानी जो है सब भाप बन के क्या हो जाता है? उड़ जाता है, बाष्प बन के हवा में उड़ जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहीं पर एक पॉइंट लिख लेना नोट में कि मान लो कोई भी पेड़ है, अगर तुमसे पूछा जाए कि सर बताओ कि कोई पेड़ अपने पूरे जीवन काल में कितना पानी का बाष्प उत्सर्जन कर सकता है? यानी अपने जीवन काल में कितना पानी का वो बाष्प उत्सर्जन कर सकता है, यानी कितना पानी जो है या कितना जल बाष्प उत्सर्जित करता है। तो याद रखना कि पेड़ का जितना भाग रहेगा, जितना भार रहेगा, मान के चलो कि कोई पेड़ 50 किलो का अगर है, तो कितना पानी ऊपर अपने जीवन में बाहर निकाल सकता है, बाष्प उत्सर्जित कर सकता है? तो जितना पेड़ का भार रहेगा, जितना पेड़ का वजन रहेगा, ओकरा में कर देना 100 से गुना। यानी वो अपने भार का 100 गुना, अपने भार का 100 गुना पानी का क्या करता है? बाष्प उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, तो इसको नोट में लिख लेना कि पेड़ पौधा अपने भार का करीब कितना गुना? 100 गुना। करीब है ना, करीब 100 गुना जल का, हाँ 100 गुना जल बाष्पोत्सर्जित करता। लिखो 100 गुना जल बाष्पोत्सर्जित करता है। तो आपसे पूछेगा कोई सवाल कि बताओ कोई भी पेड़ अपने जीवन काल में कितना जल का बाष्पोत्सर्जित करता है या कितना पानी का बाष्पोत्सर्जन करता है? तो क्या कहना? 100 गुना। क्या कहना? जैसे मान लेना कि कोई पेड़ अगर है 100 किलो का या 50 किलो का, कुछ भी कर सकते हैं ना। मान लो 100 किलो का, कितना किलो का है? या फिर चलो 50 किलो लिख देते हैं। मान लो कोई कितना किलो का है? 50 किलो का है। कितना किलो हो गया? 50 किलो। तब 50 किलो इसका वजन है ना, 50 किलो इसका भार है ना, समझ में आ रहा है? तब 50 किलो इसका वजन हो गया। क्या हो गया? वजन। तो आप जानते हैं सर कि 100 गुना करता है। कितना गुना करता है? तो 100 गुना इसको कर दो, यानी गुने 100 कर दो, तो कितना हो जाएगा? तब 5 पर 3 लड्डू खाएगा। यानी इतना केजी क्या करेगा? बाष्पोत्सर्जित करेगा, है ना, बाष्पोत्सर्जन कर देगा इतना केजी। यानी इतना केजी पानी जो है वो क्या करेगा? बाहर निकाल लेगा। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अब बात को समझिए, हम ये क्या बोले थे कि पेड़ था। क्या था? पेड़ था। तो पेड़ था, तो आपको ये पता है कि ऊपर में क्या हो रहा है? ऊपर में आपको ये बात पता है कि ऊपर में क्या हो रहा है सर? तो ऊपर में जो है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? और नीचे से सर पानी ऊपर जा रहा है, नीचे से पानी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो नीचे क्या है? हमारा जड़ है। क्या है? और जड़ को ही बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं? मूल। और ऊपर क्या हो रहा है? बाष्पोत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? बाष्पोत्सर्जन हो रहा है। तो जितने ज्यादा यहाँ से पानी उड़ते रहेगा उतना ही पानी नीचे से खिंचाएगा ऊपर, है ना। जैसे तुम लोग देखा है, खेत में अगर पानी कहीं से ढुक गया, ठीक है, और खेत का इतना मुंह खाली काट दो, तो इतने मुंह जितना पानी निकलेगा उतना पानी अंदर घुसते जाएगा उन्हें से। अगर मान लो फिर मुँह उसका बड़ा कर दो, तब पानी उन्हें से ज़्यादा आवे लगेगा। आवेगा कि नहीं आवेगा? उसी प्रकार से ही जितने निकालेगा उतने यहाँ एंट्री मारेगा, पानी जाएगा ना, चढ़ेगा ना ऊपर, नहीं चढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ जितना निकल रहा है और जितना नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं सतत जल स्तंभ। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सतत जल स्तंभ। सतत जल स्तंभ क्या बोलते हैं? सतत जल स्तंभ। सतत जल स्तंभ का मतलब क्या होता है कि कितना पानी लगातार ऊपर जाएगा। क्या बोल रहे हैं हम? कि कितना पानी लगातार ऊपर जाएगा। जैसे देखो कैसे जाएगा। अब जब जान रहा है कि यहाँ सर बाष्पोत्सर्जन खूब तेजी में हो रहा है, 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 मतलब तेजी से हो रहा है, तो यहाँ से पानी ऊपर चढ़ेगा तेजी में, और इस तरीके से चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? तो देखो एक स्तंभ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे स्तंभ बन रहा है रे, तो इसी को बोलते लगातार जा रहा है ना। तो सतत का मतलब होता है लगातार। जा रहा है कुछ जल तो हो गया जल, स्तंभ कुछ हो गया मतलब स्तंभ के जैसा जा रहा है बन करके, तो इसी को बोलते हैं सतत जल स्तंभ। तो पूछेगा सतत जल स्तंभ क्या है? कहना कि कितना पानी लगातार ऊपर जाएगा या ऊपर जा रहा है, उसी क्रिया को बोलते हैं सतत जल स्तंभ। ठीक है। अभी सतत जल स्तंभ जो है ये कितने बातों पर डिपेंड करता है? सतत जल स्तंभ कितने बात पे डिपेंड करता है? तो सर ये दो बात पे डिपेंड करता है। एक तो बाष्प उत्सर्जन पे करता है और एक करता है मूल दाब पर। कितना किसके पर करता है? मूल दाब पर। तो हम क्या बोलें? एक करता है बाष्पोत्सर्जन पर, किस पे करता है? और एक करता है मूल दाब। मूल नहीं, मूल दाब। अब सर ये कैसे कर रहा है? सुनो, समझना बात के। हम शुरू में बात बता रहे थे कि यहाँ पर ज़्यादा अगर होगा तो इधर ज़्यादा जाएगा। अब यहाँ बात तो ये आता है कि मूल दाब पे कैसे कर रहा है, बाष्पोत्सर्जन कैसे हो रहा है। जैसे मान के चलो ई जो है इस पे डिपेंडेंट है। हम क्या बोले कि खेतवा का मुँह अगर ज़्यादा खोल देगा तो पानी यहाँ से ज़्यादा जा लगेगा, और खेतवा का मुँह कम रहेगा तो जैसे यहाँ पानी तो पहले से ढेर रहेगा तो कितना जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है कि मान के चलो कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है धीरे धीरे हो रहा है, तो ये मूल दाब थोड़ा कम दाब लगाता है। जड़ जो है, मूल का जो जड़ है वो पानी पे कम दाब लगाता है, कम दाब से उसको खींचता है, कम दाब से खींचता है, तो कम दाब से खींचेगा तो पानी थोड़ा धीरे धीरे जाएगा। लेकिन अगर ये तेजी में एकदम पानी उड़ेगा, यहाँ से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया एकदम तेजी में होने लगेगा, तो जब ये तेजी में काम करेगा तो ये तेजी में काम करेगा, ज़्यादा दाब लगाएगा, ज़्यादा दाब लगा के खींचेगा। जैसे मोटर एक प्रकार से मोटर का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? मोटर का। जैसे मोटर क्या करता है, देखता है कम पावर के मोटर रहता है तो पावर कम मोटर का रहता है तो कम दाब से पानी खींचता है तो पानी कम देता है ना। एक होता है खूब तेज पावर वाला मोटर, है ना, पावर उसका ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा पावर से पानी खींचता है तो पानी खूब ज़्यादा ऊपर आता कि नहीं आता है। तो उसी प्रकार से अगर ये कम दाब लगाएगा तो पानी कम जाएगा, ज़्यादा दाब लगाएगा तो तूने ऐसे समझना कि तूने ऐसे पाइप लगा कहीं कुछ पिया जूस वूस, तो देखना तूने ऐसे खींचना, हल्के ले खींचना तो पानी हल्के हल्के आता है, थोड़ा कस के खींच एकदम, तो जितने काबू लगाएगा, प्रेशर दाब लगाएगा तो पानी और तेजी से खींचाएगा। तो वैसे ही अगर ये कम दाब लगाएगा तो कम पानी जाएगा, ज़्यादा दाब से खींचेगा तो ज़्यादा पानी ऊपर पहुंचेगा। तो डिपेंड कर रहा है इस पे ना, यानी यही भी तो डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ तेजी से हो रहा है तो ये भी तेजी से काम करेगा, ये स्लो होगा तो ये भी स्लो काम करेगा। तो सतत जल स्तंभ जो है, जो पानी नीचे से ऊपर जा रहा था, ये किस पे डिपेंड कर गया? दूगो पे किया ना रहे। अगर ये धीमा हो गया तो ये धीमा हो जाएगा, है ना। अगर तेज हुआ तो ये भी तेज। तो सतत जल स्तंभ जो है इन दो बातों पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं। इसके बाद ही पेड़ पौधा वाला हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, पेड़ पौधा में से ज़्यादा नहीं था। अब इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे किसके बारे में? जंतु के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतु के बारे में। तो जंतु के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे जंतु में परिवहन। क्या पढ़ेंगे? जंतु में परिवहन, यानी कि जंतु में परिवहन जो है वह कैसे कैसे होता है ना। यानी जंतु कहो या इसी को बोल सकते हैं जीव जंतु। क्या बोल सकते हैं? जीव जंतु। की जीव जंतु में जो परिवहन है वह किस तरीके से होता है। तो आप अच्छे से जानते हो भैया, जीव जंतु में परिवहन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, CO2 का परिवहन करते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व का परिवहन करते हैं, है ना। ये सब करते हैं हम लोग, करते हैं नहीं करते हैं। तो जीव जंतु में जो परिवहन होता है वो परिवहन करने के लिए हमारे शरीर में 3 गो मुख्य अवयव है। हमारे शरीर में कितना अवयव है? 3 मुख्य अवयव है। वो तीनों अवयव का नाम क्या है सर? तो देखो, वो तीनों मुख्य अवयव का नाम ध्यान में रखना, ठीक है। हम क्या बोल रहे थे? जीव जंतु में परिवहन। जीव जंतु में परिवहन, तो इसका 3 अवयव याद रखो, ठीक है। एक तो होगा तुम्हारा हृदय। क्या होगा? हृदय। क्या होगा? हृदय जानता है तो लोग?
जो हमारे अंदर हृदय होता है, जिसको तो लोग दिल बोलता है ना, वो हृदय है। वो क्या करता है, तो वो हृदय किसका पंप करता है, जिस तरीके से एक मोटर जो होता है पानी को खींचता है, पानी को पूरा खींच करके प्रेशर से भेजता है चारों पट्टी, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी शरीर में मोटर का काम कौन करता है, हृदय। और ये क्या करता है सर, तो ये हृदय जो है ये क्या करता है, समझो बात को, ये कुछ नहीं करता, ये क्या करता है, खून को खींचता है, खून को लाता है और पंप करता है। क्या करता है, पंप करता है। पंप ने दबता है, ऐसे दबेगा सिकुड़ेगा, दबेगा सिकुड़ेगा, और पंप जब करेगा तो ब्लड तेजी से फेंकाएगा, तो पूरा शरीर में क्या होगा, वो संचरण होगा। तो पहला हमारा जो जीव जंतु परिवहन के लिए कौन सा जिम्मेदार है, हृदय। कौन है, हृदय। अब हृदय किसको भेजेगा, तो रक्त को भेजेगा। किसको भेजेगा, रक्त को, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं खून। क्या बोलते हैं, खून, नहीं रक्त को भेजेगा। और रक्त में क्या होता है सर, बहुत सारा ऑक्सीजन हमारा हो गया, CO2 हो गया, पोषक तत्व हो गया जैसे प्रोटीन है ना, बहुत सारा खनिज होता है, ये सब क्या हो गया, ये सब रक्त में ना घुल रहता है। इसी के माध्यम से ना शरीर के सभी अंग तक पहुंचता है, सभी कोशिका तक पहुंचता है। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, अभी पहुंचता है तो किसके माध्यम से जाएगा बताओ, रक्त किसके माध्यम से जाएगा, रक्त जो है वो किसके माध्यम से जाएगा, तो रक्त जाएगा कोई पाइप से। वो पाइपों को क्या बोलते हैं, पाइपों को बोलते हैं वाहिनी। क्या बोलते हैं, उस पाइप को बोलते हैं वाहिनी। क्या बोलते हैं, तो किसका पाइप है, रक्त वाला है ना, खून वाला, तो बोलते हैं रक्त वाहिनी। क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनियाँ भी इसको बोल सकते हैं, रक्त वाहिनियाँ है ना, ढेर सारा होता है ना, रक्त वाहिनियाँ, या इसी को बोलते हैं रुधिर वाहिनियाँ। रक्त को ही क्या बोलते हैं, रक्त को ही हम लोग रुधिर बोलते हैं, पता है नहीं तुम लोग को, हाँ रुधिर इसको बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। ये और ये तीनों मिल करके, ये तीनों जो है मिल जाएगा, ये तीनों अब मिल करके क्या बना लेगा, ये तीनों ही मिल करके बना लेगा परिवहन तंत्र। क्या बना लेगा, परिवहन तंत्र। क्यों सर, क्योंकि देख ये भी परिवहन का काम करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, यही तीनों मिलकर कौन सा तंत्र बनाता है, परिवहन तंत्र बनाता है, परिवहन तंत्र बनाता है। कोई दिक्कत, अब परिवहन तंत्र को हम परिसंचरण तंत्र भी कह सकते हैं। बोले यहाँ तो कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे किसी के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे हृदय के बारे में, फिर रक्त के बारे में, और फिर रक्त वाहिनियाँ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या बज गया, आज हो पाएगा 9:04 उधर सावन होगा टाइम है ना, नहीं हो पाएगा तो लोग को लिखना भी है ना। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ऐसा हम थोड़ा सा आपको हृदय के बारे में बता देते हैं, मोटा मोटी हृदय के बारे में बता देते हैं। हृदय है क्या, पहली चीज़ समझना ध्यान से, ठीक ना। हृदय क्या है, तो हृदय हमारे शरीर का एक केंद्रीय पंप अंग है। क्या है सर, केंद्रीय पंप अंग है। क्यों, वो इसलिए कि ये क्या करता है, हृदय जो क्या करता है, ये हमारे शरीर में क्या करता है, तो हमारे शरीर में ये ब्लड को, खून को, रक्त को पंप करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, पंप करने का काम करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो हृदय है वो क्या है, पंप केंद्र, हाँ एक केंद्रीय पंप की तरह काम करता है, केंद्रीय पंप की तरह काम करता है। जिस तरीके से मोटर प्रेशर देकर ढकेलता है, भेजता है ना पानी को, उसी तरीके से ही पंप यानी पंप करता है। तो ये हमारा जो कैसा है, तो ये केंद्रीय पंप की तरह, हृदय जो है केंद्रीय पंप की तरह काम करता है। अब बात आता है कि सर हृदय स्थित कहाँ होता है, तो हमारा फेफड़ा जिंदाबाद आप लोग देखे हैं, ये हमारा फेफड़ा है, ठीक है। फेफड़ा कहाँ स्थित है, तो फेफड़ा स्थित है बच्च गुहा में। कहाँ, बच्च गुहा में। और आपको पता है कि दोनों साइड पसली होता है कि नहीं होता है, और ये पसली के बीच में यहीं पर किनारे बीच में ही क्या होता है, हृदय होता है। क्या होता है, हृदय। यानी हृदय कहाँ स्थित होता है, तो हृदय स्थित होता है बच्च गुहा में। कहाँ, बच्च गुहा में स्थित होता है। अब बात करें कि सर बच्च गुहा में हृदय है, तो हृदय में तो लोहा, पसली, लोहा बोलते हैं, हड्डी उड्डी है, पसली उसली है ना रे, तो पसली से टकराएगा तो खराब हो जाएगा, क्योंकि हृदय पेशी से बना रहता है, फट फूट जाएगा। तो उसको वो बचेगा कैसे सर, तो उसको बचाने के लिए हृदय के चारों तरफ से एक आवरण होता है। क्या होता है, क्या होता है, एक आवरण, चारों पट्टी से क्या रहता है, एक आवरण रहता है। इस आवरण को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल झिल्ली। क्या बोलते हैं, अरे दोहरा झिल्ली होता है। कैसा झिल्ली होता है, पेरिकार्डियल झिल्ली कैसा झिल्ली होता है, दोहरा झिल्ली होता है। और ये क्या करता है सर, इसको ऊपर से कवरिंग करने का काम करता है। और ये हाँ कौन सी बोले हम, पेरिकार्डियल, क्या बोले, पेरिकार्डियल झिल्ली, पेरिकार्डियल झिल्ली होता है जो दोहरे आवरण का होता है। और पेरिकार्डियल झिल्ली जो होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है पेरिटोनियम का। किसका बना होता है, ये झिल्ली बना होता है पेरिटोनियम का झिल्ली बना हुआ होता है। अब बात आता है कि सर ठीक है तो समझ में आ रहा है, अब बताओ कि यहाँ पर ही बीच में जो दोहरा झिल्ली है, तो बीच में खाली जगह है, तो खाली जगह में कुछ भरल है, तो हाँ है ना, एक ना भर रहता है पेरिकार्डियल द्रव। क्या भरा रहता है,
कार्डियल द्रव भरा हुआ रहता है। किसमें? क्यों 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 क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब ये पता है कि ये ऐसे सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता फैलता है, अगर इसके अंदर में कुछ गुहा नहीं रहेगा, द्रव, चिकना द्रव नहीं रहेगा, तो वो लगड़ाएगा ना, घर्षण करेगा ना, तो घर्षण से इसको नुकसान हो सकता है ना। हृदय का चमड़ा जो है, स्किन जो है वो खराब हो सकता है ना, उसमें दिक्कत आ सकती है। तो उस घर्षण से बचाने के लिए, इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या होता है? पेरिकार्डियल द्रव होता है, उसमें भरा हुआ रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्या करता है? हृदय को घर्षण से बचाता है। ठीक है, अब देखो हृदय सब जंतु में अलग अलग होता है। जैसे हम लोग स्तनपायी स्तनधारी हैं, यानी जैसे मानव स्तनधारी है, पक्षी स्तनधारी है, तो इस सब में 4 चेंबर होता है। क्या होता है? मान लो हृदय है तो ये 4 भाग में बटा रहता है, 1 चेंबर, 2 चेंबर, 3 चेंबर, 4 चेंबर। 4 चेंबर। मछली में कितना चेंबर होता है? तो मछली में 2 चेंबर होता है। फिर एक उभयचर होता है जो जमीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है ना, जमीन के अंदर भी रहता है, ये उभयचर है, मेढक है। इस सब में कितने चेंबर होता है? तो इस सब में 3 चेंबर होता है। ठीक है ना, एम्फीबियन में 3 चेंबर होता है। तो इस सब के बारे में आपको हम आगे पढ़ाएंगे डिटेल्स में। ठीक है, हृदय के बारे में भी पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जरूर जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, और जो लोग हम लोग एक लाइव का मैट्रिक में जो पूछा जाता है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट VBI है ना, ऑब्जेक्टिव का सवाल जो होता है, उसके लिए हम लोग अभी लाइव ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो पर संडे को जुड़िए। ठीक है, पर संडे को मॉर्निंग में कितना बजे रखा जाए? बोलो, सुबह। ठीक है, तो 7 बजे, सुबह में 7 बजे का समय रहेगा संडे के संडे। आप लोग मॉर्निंग 7 बजे आइए, लाइव आइए, लैब जुड़िए। और आप कहीं पढ़ रहे हैं उसमें तो नहीं, कहीं भी पढ़िए, अपने आप को नापिए, तौलिए कि हाँ हम कितना जानते हैं, नहीं जानते हैं, और सवाल का जवाब दीजिए। अगर नहीं बता पाइएगा तो सीख के जाइएगा, सीधी सी बात है ना, कुछ पैसा तो लगने वाला है नहीं। तो डिस्कशन में जुड़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए जब तक